नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी की क्लास चल रही है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले की क्लास में हमने संविधान का भाग 1 संघ और राज्य के बारे में डिस्कस किया था कि भैया हमारे संविधान में संघ और राज्य में अनुच्छेद 1 से 4 में क्या वर्णन किया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट ही देख लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपके बेटर तरीके से समझ में आए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। तो चलिए हम पहले की चीज़ों को रिवाइज करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे संविधान में मूल रूप से 22 भाग है और हर भाग में ना किसी चीज़ का वर्णन है। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में आपका संघ और राज्य का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 1 कह रहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने का अधिकार भारत की संसद के पास है। अनुच्छेद 2 के तहत हमने सिक्किम राज्य का प्रवेश कराया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। सिक्किम में इससे पहले नामग्याल वंश का शासन था। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बन गया था? 22वां राज्य। अनुच्छेद 3 कह रहा है कि भैया जो राज्य हमारे हैं उनका गठन, उनके क्षेत्र, उनकी सीमा, उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार भारत की संसद के पास है। अनुच्छेद 4 कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करने के लिए आपको संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। इसे आप कैसे कर सकते हो? साधारण बहुमत के द्वारा। ये बातें हमने पढ़ी थी। इसी के बाद मैंने आपको बताया था कि 1960 में बेरूवरे यूनियन वाद हुआ था। बेरूवरे यूनियन वाद में एक क्वेश्चन उठा। उस टाइम पे राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, क्या कोई भी संप्रभु राज्य अपने देश का कुछ हिस्सा दूसरे देश को दे सकता है और दूसरे देश का कुछ हिस्सा ले सकता है, कई बार हमारी सीमाओं को तर्कसंगत करने के लिए। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक संप्रभु राज्य को ये अधिकार है अपने क्षेत्र का कोई भी हिस्सा दूसरे राज्य को दे सकता है, दूसरे देश को दे सकता है और दूसरे देश के हिस्से को भी ले सकता है, दूसरे देश के क्षेत्र पे आक्रमण करके उसको जीत भी सकता है। इसी बात 1960 में हमने क्या किया था? बेरूवरे यूनियन कांड में बात बोली गई, लेकिन ऐसे हमारे संविधान में लिखा था कि 2 और 3 में परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, इसे साधारण बहुमत से कर लो। लेकिन बेरूवरे यूनियन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कोई हिस्सा दूसरे देश को दे रहे हो तो उसको संविधान संशोधन करके जोड़ दो। ठीक है। 9वें संविधान संशोधन द्वारा हमने क्या देखा? 9वें संविधान संशोधन द्वारा हमने बेरूवरे वाले क्षेत्र को किसको दे दिया? पाकिस्तान को। इसी के बाद हमने 100वां संविधान संशोधन किया। 100वें संविधान संशोधन के दौरान हमने बांग्लादेश को 3 बीघा का कॉरिडोर बनाकर दिया। दोनों पॉइंट याद रहेगी कि नहीं? ये सारी बातें तो आप समझ गए थे, लेकिन आपको पता था जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम पे 552 रियासतें थी। अब इन 552 रियासतों का एकीकरण करना था, इन सब से विलय पत्र पर साइन कराना था। ये सब प्रोसेस भी कर लिया, ये सब हो गया। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब हमें इन सारी रियासतों को राज्य बनाना था। तो राज्य बनाए कैसे? सबसे बड़ी बात हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम पे क्या भाषा को लेकर भी आंदोलन हो रहे थे। तेलुगु बोलने वाले अपने लिए अलग राज्य चाह रहे, तो मराठी बोलने वाले अपने अलग राज्य चाह रहे थे, गुजराती बोलने वाले अपने लिए अलग राज्य चाह रहे थे, तो हिंदी बोलने वाले अपने लिए अलग राज्य चाह रहे थे, तो पंजाबी बोलने वाले अपने लिए अलग राज्य चाह। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 1948 में एक रिपोर्ट बनाई। जून 1948 में एक आयोग बनाया, उस आयोग का नाम दिया धर आयोग। धर आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया? धर आयोग के अध्यक्ष बनाया एस.के. धर को। एस.के. धर आयोग का गठन हुआ था जून 1948 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी दिसंबर 1948 में। इनसे एक बात पूछी गई कि राज्यों का गठन क्या भाषा के आधार पर करना चाहिए कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर? तो इन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार करना चाहिए। फिर से हमने एक और समिति बनाई, क्योंकि आंदोलन भी धीरे धीरे थोड़े बहुत हो रहे थे। जेवीपी समिति। जेवीपी समिति का गठन किया हमने 1 अप्रैल 1949 को। जेवीपी समिति में थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इनसे भी हमने वही बात पूछी
किसी भी राज्य का गठन भाषा के आधार पर करना चाहिए कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। तो जेबीपी समिति ने भी कहा कि राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं करना चाहिए बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करना चाहिए। लेकिन अब इधर क्या हो रहा था, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी आंदोलन कर रहे थे कि उन्हें तेलुगु भाषी वालों के लिए एक अलग राज्य चाहिए। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पोटी श्री रामलुलु। अब पोटी श्री रामलुलु क्या कर रहे थे, आमरण अनशन पर बैठ गए और 56 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इधर हमने 2 समितियों से पूछा था, एक तो धारा आयोग से, एक जेबीपी समिति से, राज्यों का गठन कैसे करें, तो इन्होंने बोला भाषा के आधार पर नहीं करना है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। उधर जैसे ही पोटी श्री रामलुलु को मृत्यु हो जाती है, जो आंदोलन अभी तक अहिंसात्मक रूप से हो रहा था उस आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया। अब सर बहुत ज़्यादा व्यवस्था खराब होने लगी, बहुत बुरी हालत होने लगी। तो फिर हमने क्या कर दिया, 1952 में घोषणा कर दिया कि तेलुगु भाषियों के लिए हम अलग राज्य बनाएंगे। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश बना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी हमने ये नहीं कहा कि हम राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करेंगे। उस समय की स्थिति को संभालने के लिए हमने घोषणा कर दिया कि हाँ भाई, तेलुगु भाषा वालों के लिए हम एक अलग राज्य बना देंगे। तेलुगु भाषा वालों के लिए एक अलग राज्य हमने कौन सा बना दिया, आंध्र प्रदेश। अभी कुछ टाइम पहले हमने आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बनाया था, तेलंगाना। तेलंगाना का गठन कब हुआ था, इस चीज को आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। अब 1953 में एक आयोग बनाते हैं, उस आयोग का नाम होता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। अन्य सदस्यों में के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुचरू थे। फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। अब इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, इसने रिपोर्ट सौंपी 1955 में। फजल अली आयोग का गठन कब हो गया था, 1953 में, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट सौंपते सौंपते 2 वर्ष लगा दिया। 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में कहा, देखो किसी भी राज्य का गठन भाषा के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन मुख्य फोकस हमें किसको करना है, प्रशासनिक सुविधा हो। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि भाषा को मुख्य आधार बनाया ना जाना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। बोले आप भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन हमारा मुख्य ध्यान एक तो प्रशासनिक सुविधा होगा और दूसरा ऐसा नहीं कर देंगे कि इस राज्य में एक राज्य तो एक भाषा, कि भैया गुजरात बोलने वालों गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात का गठन करना है तो कर दो, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र का गठन करना है तो कर दो। पर ऐसा नहीं कहोगे कि महाराष्ट्र की भाषा मराठी ही होगी, गुजरात की भाषा गुजराती ही होगी। हो सकता है वहाँ पे उस भाषा को बोलने वाले मेजॉरिटी ज़्यादा हों, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। क्वेश्चन का लेवल टफ करता है तो क्वेश्चन पूछता है, फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की बात को स्वीकार कर लिया था, तो क्या फजल अली आयोग ने एक राजा एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार किया था? नहीं, भाषा को आधार बना के राज्यों को पुनर्गठन को स्वीकार किया था, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। और ये क्वेश्चन अभी यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो ना, बस अच्छे से पढ़ते जाइए, आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1955 में। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर हमने क्या किया, एक संशोधन किया, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, उसे हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी कहते हैं। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था, 1953 में। रिपोर्ट कब सौंपी थी, 1955 में। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे, स्वयं फजल अली थे। फजल अली आयोग के अन्य सदस्यों में हृदयनाथ कुचरू और के एम पणिक्कर थे। इसी आयोग के आधार पर हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। हम आगे पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को फटाक से रिवाइज कर ले, जैसे कि 1948 जून 1948 में कौन सा आयोग बना था, जून 1948 में धर आयोग बना था। धर आयोग के अध्यक्ष थे एस.के. धर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी दिसंबर 1948 में। जेबीपी समिति का गठन कब हुआ था, जेबीपी समिति का गठन हुआ था 1949 में। अच्छा, तेलुगु भाषी के लिए आंदोलन कर रहे थे तो आंध्र प्रदेश को बनाने की घोषणा हमने कब कर दिया था, 1952 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कब गठन हुआ, 1 अक्टूबर 1953।
फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1955 में। फजल अली की रिपोर्ट के आधार पर हमने एक संविधान संशोधन किया था। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वें संविधान संशोधन को राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी कहते हैं। इसके अनुसार हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हमने कब कर दिया? 1956 में। लेकिन आपको पता है वर्तमान में हमारे यहाँ पे कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अलग अलग टाइम पर हमने अलग अलग राज्यों का गठन किया। जैसे 15वें राज्य के रूप में हमने गुजरात को हमने बम्बई से काटकर एक अलग राज्य बना दिया था। बम्बई से काट के हमने कौन सा राज्य बना दिया था? गुजराती बोलने वालों के लिए। तो गुजरात का गठन कब हुआ था? 1960 में। 16वां राज्य हमने बनाया था नागालैंड, गठन किया था 1 दिसंबर 1963 को। 17वां राज्य बना था हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। पेप्सू को तोड़कर हमने हरियाणा का गठन किया था। 18वां राज्य बनाया था हमने हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। 19वां राज्य बना था मणिपुर 21 जनवरी 1972 को। 1972 को हमने 3 राज्य बनाए थे। मणिपुर बनाया था, त्रिपुरा बनाया था, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। आजकल एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 22वां राज्य क्या बना था? सिक्किम बना था 16 मई 1975 को। सिक्किम का गठन कैसे किया था? 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। मिजोरम भारत का कौन सा राज्य बना था? मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम के लिए हमने संविधान संशोधन कौन सा किया था? 53वां संविधान संशोधन किया था। देखो इन क्लासों में हम क्या करें, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन ऐसे याद कर लेंगे, फिर एक अलग सी क्लास में हम सारे संविधान संशोधन याद कर लेंगे। जैसे आपको पहला संविधान संशोधन याद हो गया होगा, हमने इससे पढ़ा था। इसी के साथ साथ 9वां संविधान संशोधन याद हो गया होगा। इसी के साथ आपको 36वां संविधान संशोधन याद हो गया, 53वां संविधान संशोधन याद हो गया। आपको 100वां संविधान संशोधन याद हुआ कि नहीं हुआ? पहला संविधान संशोधन क्या था? पहला संविधान संशोधन था 1951 में, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से जुड़ा था। पहले संविधान संशोधन के दौरान हमने 9वीं अनुसूची को जोड़ा था। 9वां संविधान संशोधन कब था? 9वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने क्या किया था? बेरूबरी का क्षेत्र पाकिस्तान को दिया था। इससे पहले हमने क्या किया था? 7वां संविधान संशोधन किया था 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। 14 राज्य केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया था। 9वां संविधान संशोधन कब किया था? 9वां संविधान संशोधन किया था 1960 में, बेरूबरी वाले क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया था, जिसके माध्यम से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया था। 53वां संविधान संशोधन किया था 1987 में। इसके द्वारा मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाया। 100वां संविधान संशोधन के द्वारा बांग्लादेश को हमने 3 बीघा का कॉरिडोर दिया था। याद करिएगा, मल्टीपल टाइम जब पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे आपकी याद हो जाएंगी। 24वां राज्य क्या बनाया था? अरुणाचल प्रदेश 1987 में 24वां राज्य बना था। 1987 में हमने 3 राज्य फिर बनाए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तीनों राज्यों का गठन हमने कब कर दिया था? 1987 में। गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था? 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। कई बार इनके नंबर भी पूछ लेता है। इसके बाद हमने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 3 राज्यों का गठन फिर से किया। 26वां राज्य क्या बना? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में। 27वां राज्य बना उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। 28वां राज्य बना झारखंड 15 नवंबर 2000 को। इसी के साथ हमने 29वें राज्य के रूप में गठन किया था तेलंगाना का 2 जून 2014 को। लेकिन बाद में हमने जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया? यूटी बना दिया था। अब जब 2019 में जम्मू कश्मीर यूटी बन जाती है, तो इस प्रकार अब हमारे पास कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो 3 आपको याद होने चाहिए। 2000 में हमने 3 राज्यों का गठन किया था। कौन कौन से थे? 1, 9 और 15 को। 3 राज्य कौन कौन से थे? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। इसी प्रकार आपके 1987 में हमने कितने राज्यों का गठन किया था? 1987 में भी हमने 3 राज्यों का गठन किया था, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इनका गठन कब किया था? 1987 में किया था, 20 फरवरी 1987 को। इसी प्रकार 1972 में हमने क्या किया था? त्रिपुरा और मेघालय का गठन किया था। इन सब चीज़ों को 1 से 2 बार सुनिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ दादरा नगर हवेली, जैसे दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को हमने क्या कर दिया था? 26 जनवरी 2020 को विलय कर दिया।
पहले हमारे यहाँ पे कितने होते थे? पहले हमारे यहाँ पे 9 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, लेकिन अब हमने दादरा नगर हवेली और दमन दीव को विलय कर दिया, इसलिए कितने हो गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। दादरा नगर हवेली पहले किसके अधीन थी? दादरा नगर हवेली पहले पुर्तगाल के कब्जे में थी। इसके बाद में 10वें संविधान संशोधन द्वारा 1961 में दादरा नगर हवेली को हमने क्या बनाया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया। 9वां संविधान संशोधन क्या था? 9वें संविधान संशोधन के दौरान बेरूबेरी क्षेत्र हमने किसको दिया था? पाकिस्तान को। 10वां संविधान संशोधन क्या था? कि दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। दमन द्वीप क्या था? दमन द्वीप को 1961 में हमने पुलिस कार्रवाई के माध्यम से अधिग्रहण किया था। और 12वां संविधान संशोधन द्वारा दमन द्वीप को हमने क्या कर दिया था? केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। 1987 में हमने गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था और दमन द्वीप वाला क्षेत्र आपका रहा क्या? केंद्र शासित प्रदेश रहा। तो दमन द्वीप गोवा के लिए हमने कौन सा संविधान संशोधन किया था? 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन किया था, तब हमने दमन द्वीप और गोवा को एक साथ मिलाकर क्या कर दिया था? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था। लेकिन बाद में हम क्या कर देते हैं? 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते हैं। गोवा भारत का 25वां राज्य बन जाता है और दमन द्वीप आपका केंद्र शासित प्रदेश बना रहता है। अभी 26 जनवरी 2020 को हम क्या कर देते हैं? दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। 26 जनवरी 2020 की डेट को याद रखिएगा। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पहले राज्य था। 31 अगस्त 2019 को हमने क्या कर दिया था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया था? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। पुदुचेरी के लिए हमने संविधान संशोधन किया था। 14वां संविधान संशोधन 1962 के दौरान हमने पुदुचेरी को क्या कर लिया था? विलय कर लिया था। इसी के साथ साथ जैसे आपको पता है कि 552 रियासतों में 549 रियासतों को बहुत आसानी से विलय हो गया था। 3 रियासतों में थोड़ा सा काम करना, जैसे जूनागढ़ में जनमत संग्रह, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो चलाया था 1948 में। जम्मू कश्मीर का विलय पत्र पर वहाँ के राजा हरि सिंह से साइन करवा लिया था। इसी के साथ साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हमने क्षेत्रीय परिषद का गठन किया। क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद है? तो भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। हर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय होता है, वो आपको याद होना चाहिए। क्या क्षेत्रीय परिषद आपका संवैधानिक निकाय है? नहीं। संवैधानिक निकाय किसको कहते हैं? संवैधानिक निकाय उसको कहते हैं जिसका संविधान में उल्लेख होता है। लेकिन अगर इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, किसी एक्ट के द्वारा गठन हुआ है, तो ये कैसा निकाय होता है? वैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय क्षेत्रीय परिषद नहीं है, परंतु ये कैसे एक वैधानिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषद का हमने गठन क्यों किया? देश का एकीकरण करना, क्षेत्रवाद, भाषाईवाद, इन सब चीज़ों को रोकना। हमने क्योंकि भाषा के आधार पर भी कुछ राज्यों का गठन कर दिया था, फिर हमें लगा ऐसा ना हो कि इनमें आपस में मतभेद हो जाए, तो इसलिए हमने क्या किया? क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? क्षेत्रीय परिषद का गठन तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता आपके गृह मंत्री करते हैं। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिएगा। और हमारे भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषद है? तो हमारे भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। जैसे आपके उत्तर क्षेत्रीय परिषद, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इलाहाबाद। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई है। आप अगर मैप में भी स्थिति देखोगे तो इसी प्रकार की स्थिति होती है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर में सबसे ऊपर के क्षेत्र में इधर आपको क्या देखने को मिल रहा है? इधर ऊपर वाले क्षेत्र में आपको दिल्ली देखने को मिल रहा है, तो उत्तर वाले का मुख्यालय वैसे भी दिल्ली हो जाएगा। दक्षिण में इधर आपको तमिलनाडु वगैरह का क्षेत्र मिलेगा, तो दक्षिण का मुख्यालय क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। पूर्व में इधर आपको पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। पश्चिम में इधर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, तो पश्चिम का क्षेत्र का क्या? मुंबई हो जाएगा। वास्तविक स्थिति में यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र की स्थिति थोड़ी सी अलग है, लेकिन आपको याद कराने के लिए आपको समझा रही हूँ, ऐसे याद कर लीजिएगा। और आपको पता है मध्य क्षेत्रीय परिषद बीच में हमारे यूपी एमपी वगैरह है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय यूपी का एक शहर है इलाहाबाद, जिसका नाम बदल कर दिया गया प्रयागराज। तो यूपी का मुख्यालय क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा। क्लियर? इतनी बातें याद रहेंगी कि नहीं? अच्छा बता दीजिए भैया, क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं आपके गृह मंत्री जी। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। ये गृह मंत्री होने के साथ साथ भारत के सहकारिता मंत्री भी हैं, ध्यान रखिएगा। इन 5 क्षेत्रीय परिषद के अतिरिक्त हमने एक पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया था।
पूर्वोत्तर परिषद के लिए एक्ट कौन आया था? पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971। पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया था? पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया था 1971 में। पूर्वोत्तर परिषद में जो आपके 7 सिस्टर्स हैं, 7 जो 7 राज्य वो शामिल होते हैं, जैसे कि असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। ये 5 राज्य क्या होते हैं? आपके पास क्षेत्रीय परिषद के अलावा पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य होते हैं। तो राज्य पुनर्गठन भाग 1 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे क्वेश्चन को हमने याद कर लिया है। अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, मेहनत करिएगा। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।